तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि एक बहुत बड़ा अलायंस बनेगा जो इत्तेहाद होगा अपोजिशनों का। अपोजिशन इत्तेहाद की सदारत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे होंगे और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा कंटेनर सजेगा। मौलाना फजल रहमान उस कंटेनर पर बराजमान होंगे, जमात इस्लामी उसका हिस्सा होगी, तहरीक इंसाफ तो साथ ही है, GDA भी साथ मिलेगा और सब मिलकर गवर्नमेंट का धड़न तख्ता कर देंगे। लेकिन बीच में 26वीं आईनी तरमीम आ गई और 26वीं आईनी तरमीम के बतन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जन्म हुआ। और सबसे बढ़कर उसके बाद फिर तरामीम जो आई, जो बिल पास हुए, जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और कमीशन के इजलास के बाद आईनी बेंच के सरबरा भी अपने ओहदे पर बराजमान हो गए। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2024। All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. ये कहानी शुरू होती है 26वीं आईनी तरमीम से। आसिफ अली जरदारी जब मौलाना फजल रहमान को मिलने आए और उन्होंने अलामती तौर पर मौलाना साहब को बंदूक का तोहफा दिया, तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासतदानों से हमने पूछा कि ये बंदूक मौलाना फजल रहमान को क्या तहरीक इंसाफ का शिकार करने के लिए दी गई है। एक स्टेटमेंट आपका है कि फजल रहमान साहब को ये बंदूक क्यों गिफ्ट की गई, तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये बंदूक इसलिए गिफ्ट की गई कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का शिकार करना था इस बंदूक के ज़रिए। तो लेकिन कभी कभी बंदूक देने वाले के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 26वीं आईनी तरमीम से लेकर जुडिशल कमीशन के इजलास तक गवर्नमेंट ने अपोजिशन का नामो निशान मिटा कर रख दिया। पाकिस्तान के बहुत बड़े कानूनी माहिर हैं अजहर सदीक साहब, उनसे पूछते हैं कि अब अपोजिशन क्या सोच रही है। अजहर सदीक साहब कानूनी माहिर तो हैं लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ ने अगर ये कहा कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो नहीं ली। उनका कहना था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो नहीं बने, बल्कि सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि तहरीक इंसाफ का जो वकला पर मुहित जो अंदाज़े सियासत है वो इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने देगा। अजहर सदीक साहब के पास चलते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं उनसे पूछने के लिए और ये भी उनसे जानना है कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट जो बुलाया जाना था, जो कमेटी ने कहा था, जिस कमेटी का हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके साथ मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब, वो सारे लोग, उस फैसले का क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं। बहुत मुबारक आपको, आईनी बेंच के सरबरा जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो अपने ओहदे पे बराजमान हैं। आप उन्हें मुबारकबाद भेजेंगे, फूल लेके हाजिर होंगे, मिठाई भेजेंगे, क्या करेंगे? मैं तो यार सख्ते में आ गया कि आप मुझे मुबारक कह रहे हैं यार, अच्छे मजाकी हो बाप रे, खुदारा फॉर गॉड सेक। लॉयर्स कम्युनिटी इस तरह के तरीक़ाकार को पसंद ही नहीं करती। हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मानने वाले लोग हैं। वैसे कमाल नहीं हो गया कि आईनी बेंच के सरबराह जो है या आईनी बेंच में जाने के लिए एक जज ने अपने आप को वोट डाला। आप हैरान नहीं होंगे इस बात के ऊपर, कोई दूसरा मुंतखब करे तो अच्छा लगता है। जस्टिस साहब का वोट, खुद को जो वोट उन्होंने किया वो फैसला कुन साबित हुआ, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन किस कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं? देखिए मैं वोकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ है वो? देखिए मैं थोड़ा सा आपसे वजह समझ ली है आपने कि हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट 3 सूबाई गवर्नमेंट होंगी हर सूबे में और वफाक की चौथी इंटरवेंशन इतनी रही है। हमने कभी इस तरह नहीं सुना था धांधली हो रही है, वोट काउंट होने हैं, रीकाउंट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हमने नहीं देखा था। फिर लोगों को लालच दिया गया, वकीलों को, कि जनाब आपको जज बनाना है। यानी देखा ना 17 जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कैसे कर रहे हैं, कहाँ से ढूंढेंगे लाए होंगे बहुत से लोग। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फिर उन्होंने इसी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए मैं बताऊँ हम किधर है वो स्ट्रेटजी? देखिए मैं बताना चलूँ, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। एक तो आईनी बेंच,
बन भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अभी इश्क के इम्तहान बहुत है, और भी है या बहुत है। मेरी बात को समझे नहीं लगता है आप। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए वो गाइड जो थी ना, बचपन में हम जब हमें मैट्रिक के याद है तो गाइडें आया करती थी, तो इम्पोर्टेंट सवाल पे ना निशान लगा होता था, हाथ कैसे बना होता था। तो किसी बच्चे ने नकल करके हाथ का निशान भी बना दिया। ये जो आईनी तरमीम के अंदर ना, ये कोई नकल की हुई है। ये जो करते हुए ना ये सारा काम, इन्हें समझ नहीं आया कि गले पड़ जाएगा। यानी वो दौर चला गया जब शरीफुद्दीन पीरज़ादा एक नाम होता था। अब जिस किसी ने भी आईनी तरमीम बनाई है वो इनके गले पड़ने वाली है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ। पहली तो बात मैंने आपके सामने ये रख दी। दूसरा देखिए कि बेंच की कंपोजिशन देखिए, चीफ जस्टिस और 3 या सीनियर जजेस। जस्टिस अमीनुद्दीन उधर थे, 3 जजेस तस्वीर के उस तरफ खड़े थे। इसका मतलब क्या है कि वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को मान रहे थे। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले, बताएं। ऐसे अदरवाइज भी आप देख सकते हैं। आप सियासी ना करें। नहीं करूंगा, सियासी नहीं करूंगा, तो नहीं सियासी करने जा। मैं इसकी चलो यूँ बता देता हूँ। एक लाइन की अर्ज ले लें, सिर्फ एक लाइन। बोलिए। जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं और उन्हें पता है कि मेजोरिटी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो इस प्रिंसिपल को ज़हन में रखें। अच्छा चले लेट बी इवल जीनियस, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। देखिए वजह क्या है, हमने 40 साल जदोजहद है हमारी सीनियरिटी की, चूँकि उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। आईनी बेंच में वो सीनियरिटी में बड़ा क्लियर है। ये हमारे किसी दोस्तों की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा ना, वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, और मैं सीनियर मोस्ट जज के लिए वोट करूँगा। ये लफ्ज़ है, जो पता नहीं गलत है या सही, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। अब समझना आपने ये है कि एक तो आपने अनोखी मिसाल बता दी, एक आईनी बेंच, एक जुडिशल कमीशन के मेंबर ने आईनी बेंच का मेंबर बनने के लिए और सरबराह बनने के लिए, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, जो हमने। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यस ऑफ कोर्स, ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली बड़ा वादे तौर पर। 21/10/2024 को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में बतौर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि मौलाना ने दुरुस्त कहा कि एक काला थैला था, दूसरा काला सांप था। आप एक आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। तरमीम का ये अमल अदलिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने ज़द-ओ-कौद किया। एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। पाकिस्तान की सहाफ़त में सबसे सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो इस आइनी तरमीम को और उसके नतीजे में जुडिशल कमीशन और कमीशन के नतीजे में आइनी बेंच, उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या ऑपोजिशन अपनी सारी सियासत रिविजिट करेगी? क्या ऑपोजिशन के पास रिविजिट करने के लिए कुछ बचा है? क्या हुकूमत अपने पंजे प्रॉपर गाड़ चुकी है? और क्या हुकूमत स्टेबल है? अब उसे दूर तक किसी तरह की किसी ऑपोजिशन का कोई सामना नहीं। चलते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास। ये जो हालात बन गए, इससे तो ये है कि बस गवर्नमेंट का सिक्का ही चलेगा अब, और अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तासुर यही है। आपका भी रीडिंग यही है आपकी, या ये बस कुछ दिन की बात है? कोई ऐसा मामला भी हो सकता है कि कई दफ़ा गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ता है? या देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है ना, वो भी एशियाई माशूक की तरह है। उसका मूड भी बदलते देर नहीं लगती। तो अगरचे इस वक्त आप ये कहेंगे कि हुकूमत मुस्तहकम हो गई है और जनरल आसिम मुनीर के 5 साल जो है उनकी इत्तला मिलने से एक इस्तेहकाम आ गया मुल्क में, तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है। अब अगर कल क्या होगा, अपोजिशन के साथ क्या गुजरेगी, अपोजिशन अगर तदबीर से काम ले
और अपनी गलतियों का एहसास कर ले और अपना नक्शा नए सिरे से जमाए तो उसके लिए गुंजाइश पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दंगा फसाद जो है उससे मसला हल नहीं होगा। ऑपोजिशन रिविजिट करे सारा कुछ, उसको चाहिए। देखिए ना, अगर आपका एक हिकमत अमली कामयाब ना हो तो फिर दूसरी हिकमत अमली का जायजा लेना चाहिए। सड़कों पर आने की जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, फिर अदारों से टकराने की, तो उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकला, रास्ता कुशादा नहीं हुआ। तो अब गौर करना चाहिए कि जो पार्लिमानी सियासत है उसके आदाब अपनाए जाएं और उसी में से रास्ता निकाला जाए। उसका जो आप फरमा रहे हैं वो तो फिर सारा कुछ ही रिविजिट होने वाला है अपोजिशन की हद तक, क्योंकि उनकी तो कुछ कोई ऐसा भी, जैसे खकान अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे या हालात बड़े ख़राब थे तो नवाज शरीफ साहब के 10 साथियों में से 9 कंप्रोमाइज़ थे और 1 कमज़ोर था। तो इधर भी आपको यही दास्तान समझ आ रही है या आपको लगता है कि देखिए, जो सियासी वर्कर हैं और जो पार्टियों के लीडर होते हैं वो कोई गुरीला कार्रवाइयों के लिए पार्टी में शामिल नहीं होते, वो तो इख्तिदार के हसूल के लिए आते हैं ना। सियासी जमात बनती किस लिए है? भाई इंतखाब लड़ेंगे, सियासी अमल में हिस्सा लेंगे, जीत गया तो इख्तिदार तक पहुंचेंगे। तो अगर आप उनको समझें कि बस उनको सड़कों पे चला कर और उलझा कर और लड़ा कर तो उनकी तवानाई ज़ाय कर देंगे तो फिर बात तो नहीं बनेगी ना। अच्छा, जो मेजर स्टेक होल्डर जो अवाम हैं, जो पार्लिमान मुंतखब नुमाइंदे और उनके आपस में फासले, अब उसका फिर क्या किया जाए? और अवाम के लिए ये जितनी कानून साजियाँ हैं या जितनी तरमीम हैं या जितने बिल पास हो रहे हैं, आपकी दानिश में, आपके ख़्याल में ये अवाम के लिए कितने बेहतर हैं? देखिए, हुकूमत अपने आप को पक्का करने की कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ से कोई खौफ महसूस होता है वहाँ वहाँ वो कर रही है, रखने जो हैं उनको दूर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई हमला ना हो जाए, जिस तरह पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पर हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ पर हुआ, और उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसको रास्ता जो है उसका रोका जा रहा है, उसको महदूद किया जा रहा है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि फ़ौज के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहें और ये भी कोशिश हो रही। और फिर अपोजिशन जो है उसको भी पैगाम मिल जाए कि भाई हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं, तो आप जो भी करके देख लें। 26वीं आईनी तरमीम से पहले 18/10/2024 का जो बयान मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, ये के अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। हुकूमत का रवैया बदमाशी का हुआ तो हमारा भी वही होगा, दलील के साथ बात करो तो दलील के साथ जवाब देंगे। हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। ये अपोजिशन की बड़ी जमात है। बड़ी जमात को आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। एक तरफ हम आपके साथ कमेटियों में बैठे हैं और दूसरी तरफ हमारे अरकान को, सेनेटर्स को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर का 18 अक्टूबर 2024 का बयान क्या था वो भी देखिए। किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। जो आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा बना है, कुछ माह पहले पाकिस्तान का ये सियासी नक्शा नहीं था। तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन इत्तेहाद का ये ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान होंगे और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ भी और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान भी, ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये बात कहते थे कि इलेक्शन खोल दिया जाएगा और इस पार्लिमान पर ज़रबेकारी लगाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट के ज़रिए भी हुकूमती मौक़िफ़ जो है
वो पब्लिक तक पहुंचाया। बानी पीटीआई का टोला कई माह सैकड़ों टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा कि काजी फायज़ का मकसद मुलाजमत में तोसी है, लेकिन वो वक्त पर रिटायर होकर चले गए। अगर इनमें शर्म हया होती तो डूब मरने का मुकाम था। जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़या है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिये में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुंतखब होने वाले जो मोअज़्ज़ज़ अरकान थे, चीफ जस्टिस ने शुरका को खुश आमदीद कहा और उनकी नामजदगी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तीनों सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मलहूज़े खातिर रखते हुए अमीनुद्दीन के हक़ में वोट ना दिया। लेकिन अमीनुद्दीन साहब को पढ़ने वाले जो वोट थे उनमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, फ़ारूक एच नाइक साहब, शेख आफ्ताब साहब और रोशन खुर्शीद साहिबा, और एक अपना वोट अमीनुद्दीन साहब का, जो ख़ुद को उन्होंने अपना वोट डाला और वो पाकिस्तान की आइनी तारीख को आगे लेकर चलेंगे। फ़र्ज़ कीजिए फुल कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम पर कोई बात नहीं सुनता और कोई फुल कोर्ट नहीं बैठता, तो फिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी का, ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी का मुस्तकबिल क्या होगा? परवेज़ मुशर्रफ ने अपने ओहदे को खुद ही उन्होंने लेकिन वो रहा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, वो रहा नहीं, याद रखिएगा। वो खुद ही मुंतखब करना क्या हुआ, वो माजी के और आँख में चला गया। अब यहाँ भी देख ले, क्योंकि अशफाक परवेज़ कियानी फिर रहे ना। वो तो आपकी जुडिशल मूवमेंट की कहानी भी देखिए, ये अशफाक परवेज़ कियानी साहब की मरहून मिन्नत बनती है। देखिए, ये मैं बताऊँ, सियासी जमातों को समझ नहीं आई। ये आज बड़ी मिठाई वक्त से पहले खा रहे हैं, इन्होंने रोना है। याद रखिएगा, हम और आप बैठे होंगे इस तरह फिर एक दिन, जब ये जो तस्वीर के उस तरह सियासी जमातें बैठी है ना, ये रो रही होगी। मौलाना फजल रहमान के जो उनका कंडक्ट था, बहुत बड़े सियासी पाकिस्तान के विजन वाले सियासतदान हैं, उनके कंडक्ट पे तहरीक इंसाफ रोज़ मिठाइयाँ खाती थी। नहीं, मैं फिर फ़र्क है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में डिस्कशन। फिर वो जरदारी साहब ने उन्हें बंदूक का गिफ्ट दिया। नहीं, उस बंदूक से उन्होंने तहरीक इंसाफ का शिकार किया। हम सॉरी, देखिए मैं बताएं, वो बातें अपनी जगह है। सियासत को सियासत के रंग से देखना चाहिए। ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है फास साहब। अभी मैंने इसके इम्तहान और के हैं ना, अभी तक किसी टीवी चैनल पे ये बात नहीं चली जो मैं बात करने लगा। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा, पता नहीं किस दिन चल रहा है। ये गलत बात है, लेकिन ये तारीख का हिस्सा रहेगा कि सबसे पहले ये बात मैंने की। और आपकी मौजूदगी में, नाम नहीं ले रहा कि किसी से मुझे फ़ोन आए मेरे से ओपिनियन लेने के लिए। देखिए, आपको पता है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कमेटी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। हाँ, वो तो फुल कोर्ट का फैसला दे चुकी है। हाँ, वो तो फुल कोर्ट का फैसला दे बैठी, तो वो तो अभी फुल कोर्ट तो नहीं बना। अब देखे ना, फुल कोर्ट नहीं बना, खत भी लिख दिया गया। नहीं तो अगर वो कमेटी ही दोबारा अपनी रियल, अभी प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस आया था उसकी मुद्दत ख़त्म होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, बल्कि महीना बाकी है, तो वो कमेटी वो अपनी मर्जी से एक स्वाबदीद है ना, तो बना दी ना उन्होंने। 3 मेंबर थे ना, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। उन्होंने कमेटी का इजलास बुलाया। रिविजिट भी तो हो सकता है। नहीं, वो ना, ये अब ये जो उस कानून में ये कैसे भला, उस कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के कानून की रोशनी में? नहीं, अब नहीं हो सकता। अब देखो, अब जो बना है ना, उस कानून का बिल पास हुआ, वो हाँ, उस कानून का इतलाक उसका आज पास हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके तहत फिर ऑर्डिनेंस आया। नहीं, अब हुआ क्या, उस ऑर्डिनेंस में भी तब्दीली करके अब बना दिया गया ना, उन्होंने आइनी बेंच का सरबराह डाल दिया उसमें। यानी अब वो ये था ना, पहले ये था कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूरी जज और अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने डाल दिया है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और हेड ऑफ द या प्रिजाइडिंग जज। जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उससे पहले मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है।
इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके बाद जब खिताब किया तो उन्होंने अदलिया को इफ्तिखार चौधरी कोर्ट करार दिया और वो काला सांप जो मौलाना फजलुर रहमान इस्तारे में इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने अदलिया को करार दिया और बताया कि किस तरीके से उनके नाना को तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया गया, किस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से इस्तीफ़ा मांगा गया और किस तरीके से 63A का फैसला देकर उन्होंने कहा कि हमें जब मर्जी सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर अप टू द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा सुना दी जाती है और यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया जाता है और हम पार्लिमान वाले अपना मुंतखब नुमाइंदा अगर तब्दील करना चाहें, अपना वज़ीर-ए-आज़म अगर तब्दील करना चाहें तो हमसे इख्तियार ले लिया जाता है और आइन को रीराइट किया जाता है, जो फैसला काजी साहब ने फिर दुरुस्त करके 26वीं आइनी तरमीम की राह हमवार की। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। रिविजिट करने के लिए अपोजिशन के पास कुछ बचा भी है या गवर्नमेंट ने सारे का सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया है और गवर्नमेंट की गिरफ्त बहुत मजबूत हो चुकी है और ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करती दिखाई दे रही है। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट क्या राय रखते हैं? अब 26वीं आइनी तरमीम के लिए जो पिटिशन्स आई, प्रोसीजर कमेटी जो थी उसने, जब उसमें मुनीब साहब शामिल थे और मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, वही कमेटी जो याहिया साहब ने खुद बनाई, आज तो वो कमेटी रिविज़िट हो गई ना, तो उसमें अमीनुद्दीन आ गए और मंसूर साहब रह गए। तो पिछली कमेटी ने जो कहा कि आप फुल कोर्ट बिठाइए और ये देखिए तरमीम और जो पिटिशन्स आई हैं उस पर बात कीजिए, सुनिए, लेटर भी कुछ आए, लेकिन वो भी, तो आप समझते हैं कि ये अब फिर आने वाले दिनों में भी यही चलेगा, इसी निज़ाम के तहत काम चलेगा, या आपको लगता है कि कोई चिंगारी इसमें से? देखिए, मेरा ख्याल जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, वो जो कमेटी है उसने इसे फिक्स नहीं किया, यानी एक फुल कोर्ट, यानी जो सारे जज मिल के बैठे और इजलास हुआ, उसमें ये बात कही गई कि इसको फिक्स किया जाए। लेकिन जाहिर है कि एक 26वीं तरमीम जब मंजूर हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया आज, तो पहले तो फैसला ये होना है ना कि वो पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जानी है या तमाम जजों ने उसे सुनना है। तो ये इस वक्त इतना आसान नहीं है कि आप फुल कोर्ट बना के बैठ जाएं और समाज शुरू कर दें, उससे तो पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आप हमारे पास जो आइनी पूल बना है एक, उनमें से आप 5 रुकनी जज बिठा सकते हैं, वो 3 रुकनी बिठा सकते हैं, 7 रुकनी बैठ सकता है, तो 7 जजेस। उनका ऊपर वाले जो 3 जूरिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम है, जो 63A भी लिखते हैं, जो आपका मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के फैसले भी लिखते हैं, जो मखसूस नशिस्तें भी लिखते हैं, जो मेन जूरिस्ट हैं जिसमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब हैं, या इवन, तो वो उनकी बजाय अब अमीनुद्दीन से ये मामला शुरू हो रहा है। तो जूरिस्ट का जो इम्पैक्ट होता है पूरी कौम पे फैसलों से, और ब्रेन होते हैं वो, तो आप ये नहीं समझते कि क्योंकि इनके बाकी मतलब ये जितने 7 लोग हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं है जो मंसूर अली शाह का, मुनीब साहब का या साहब का है, उस सीनियरिटी में भी, तो इसको कैसे आप? मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जूरिस्ट हैं, मुज्तहिद कह लें उनको आप, लेकिन अब मालूम हुआ कि आपको मुज्तहिद की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नॉर्मल कानूनदान चाहिए। अगर आप दस्तूर को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो दस्तूर के लफ्ज़ जो हैं उनसे ऊपर उठकर, तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में 26वीं आइनी तरमीम की तौहीन की गई है। जमहूरियत और वोट को इज्जत देने के अलंबरदार पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं जो अपने हाथ से जमहूरियत के चेहरे पर कालक लगाने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने 4/11/2024 को
जिस दिन का खत लिखा गया था मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब साहब का, आप फुल कोर्ट बुलाइए, तब खिताब करते हुए प्रेस टॉक से मौलाना फजलुर रहमान का कहना था। क्या कहना था, सुनिए जरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। उनको इस बात से एहतराज करना चाहिए। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है। 9 मई से पहले जब तहरीक इंसाफ के वुज़रा से हम बात करते थे तो उनके लबो लहजे बड़े सख्त हो चुके थे। उनके लबो लहजों की सख्ती जो है, उन्होंने हालात को और हीटेड किया और मामला बानी तहरीक इंसाफ की हिरासत तक चले गए और अब 1 साल से ज़ायद हो गया वो अडयाला जेल में है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, जो उसके रुफ़का हैं, जो उसके कायदीन हैं, वो क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पर लीगल टीम क्या बात करती दिखाई देती है, और आज भी वो किसी न किसी मोजज़े का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। लोग कहते थे, तहरीक इंसाफ कहती थी कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्होंने नहीं ली। आप कहते थे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, नहीं बने। आप कहते थे कि सीनियर मोस्ट जज आईनी बेंच की सरबराही करेगा, नहीं ऐसा हुआ। अब आप कहाँ खड़े हैं सारे? नहीं, देखिए बात फिर वही है। नहीं देखिए ना, इक़्तिदार में नहीं है ना। देखिए हम इक़्तिदार में नहीं है, अक्सरियत में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी हम और आइंदा भी अहम होंगी। अब ये सारा मामला चल रहा है फुल कोर्ट के सामने। अब कहेंगे, आप कहते थे तहरीर वकला बाहर निकल आएंगे, तो वकला निकलेंगे ना। आपको किसने? मुझे याद है अच्छे तरीके से, कुछ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया, कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि जब फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई गई तो मंसूर अली शाह साहब से, अभी याहिया अफरीदी नहीं नामजद हुए थे, मतलब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने, अभी कमेटी ने भी फाइनल नहीं किया था उनका नाम 3 में से, तो वहाँ डिस्कशन हुआ तो वहाँ कुछ लोगों ने मंसूर अली शाह साहब से और बाकियों से कहा कि आप तहरीक चलाएं। नहीं, मंसूर अली शाह साहब का कोई काम नहीं है तहरीक चलाना। मैं फिर बताता चलूँ। इफ्तिखार चौधरी जब निकाला गया, तहरीक वकला ने चलाई, और हम अब देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है। अभी आपके सामने है, अभी हम कोर्टों के सामने ये बात, अब हमने देखे ना, हमें मुतालबा कर दिया है, हमें पता था ये होने जा रहा है। नेशनल लॉयर्स एक्शन कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। फुल कोर्ट का जब मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट पैटर्न एंड प्रोसीजर कमेटी ने वो कहा कि बिल्कुल फुल कोर्ट बनेगा। पार्लिमान सियासतदानों का और अवाम का जो फासला है, बुनियादी तौर पर ये सारा जो जितनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, जितनी कानून साजियाँ हैं, ये अवाम के हक़ में कितनी बेहतर हैं, और क्या अवामुन नास समझते हैं कि ये सारी तरमीम उनके लिए बेस्ट हैं, बेहतरीन हैं। आमियाना तरीके से अगर दस्तूर की इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाएगी, या फ़र्ज़ करें किसी की अप्रोच में वो डेप्थ नहीं है जो सीनियर मोस्ट में होती है, जो सीनियरिटी में, तो उसका फिर क्या करेंगे? देखें, जज सारे जज हैं और जज होने के एतबार से तो बराबर हैं। अब अगर जो मेजॉरिटी है उसने इससे इत्तफाक किया जुडिशल कमीशन की, या अक्सरियत ने, कि भाई ये हमें इन मामलात में नहीं उलझना, आइन को दोबारा नहीं लिखना, आइन के जो अल्फाज हैं उनके दायरे में रहना है। और जब सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो तो फिर मेरा ख्याल है कि आइन के अल्फाज जो हैं उनको फ़ौक़ियत देनी चाहिए, बजाय इसके आप आइन की रूह तलाश करें और फिर उसके मुताबिक फ़ैसले सादर करें। पाकिस्तान में जो हमारे बहुत अच्छे फ़कीह थे, जस्टिस मुनीर जो थे, बहुत काबिल थे, बड़े अच्छे वकील थे, कानूनदान थे, लेकिन काम क्या किया उन्होंने? काम तो ये किया कि ग़ुलाम मोहम्मद के साथ खड़े हो गए, और असम्बली जो है, मौलवी तवीज़ुद्दीन केस, तो मौलवी तवीज़ुद्दीन केस, हाँ, उसके बाद फिर नज़रिया ज़रूरत वहीं से 200 केस में फिर यूफा के साथ खड़े हो गए। तो ये जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं ना, वो हर वक्त इनकी ज़रूरत नहीं होती आपको। बहुत अच्छी। पाकिस्तान की सियासत मौजज़ों से भरी हुई है। वो दिन थे कि नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में कैद थे, मरियम बीबी कैद थी, हमजा शहबाज कैद थे, शहबाज शरीफ कैद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, एक लंबी फहरिस्त। फिर ब्रीजिंग का सिलसिला शुरू हुआ, ख्वाजा आसिफ,
मलिक अहमद ख़ान, इन सारे लोगों ने, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत रोल प्ले किए और इक़्तिदार वापस हासिल कर लिया। क्या तहरीक इंसाफ के यहाँ कोई ऐसा मोजज़ा पनप सकता है, हो सकता है, या फ़कत उम्मीदें बची हैं और उन्हीं उम्मीदों पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है? हमारा पहला सवाल ही ये होना है, अगर ये मेरा सवाल आखिरी है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा तो हमने तो उस पे आदम एतमाद का इज़हार कर देना और हमने कहना है कि फुल कोर्ट की तरफ लेके जाए। हाँ, नहीं तो 6-0 से 6-1 से आप हार जाएंगे। चले बात फिर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं फिर बताना चलूँ, इट मेक नो डिफरेंस। और आपने एक और बात ज़बरदस्त कर दी, 6 सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि हम ख्याल बेंच का दौर जिंदा हो गया और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल कैसे खिलाफ हो गया। 7 एक तरफ बैठे और 5 एक तरफ बैठे, यानी ये जितने जजेस हैं किसने मुंतखब किए हैं? एग्जेक्टिव ने। उनका क्या काम है? यानी आप जाए बैठ के असेंबली चलाओ, जाके हुकूमत चलाओ, अब अदालतें भी चलाओगे तुम लोग यार। यही काम तहरीक इंसाफ ने रस्ते रोकने थे, वहां तरमीम नहीं होने देनी थी, फजलुर रहमान साहब को मैनेज करना था। उसकी वजह मैं बताऊं, फिर आप जैसे वकला तहरीक में आप यारी करनी थी, कोई खूने जिगर देना था। वो तो यहाँ तो आपके सामने है। देखिए, मैं फहद, चूंकि आपने लॉयर्स मूवमेंट भी सारी देखी है, लॉयर्स मूवमेंट का ग्राउंड के ऊपर चलने के 3 असूल हैं। एक, जब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वो मुतासर अभी हो रही है, हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों में साथ साथ हम लॉयर्स मूवमेंट की। आखिरी बात, 26वीं आईनी तरमीम आपकी पिटिशंस के बावजूद फुल कोर्ट बैठे ना बैठे ये बहस दूर की है, अगर वो टिक जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिडेट कर देता है तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? और एक और बड़ा लकूना है इसमें, अल जहाद ट्रस्ट केस और जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, अमेंडमेंट तो बाद में आई थी, प्रिंसिपल पहले का है भाई, उसको कहाँ लेके जाएंगे? और ये 7 मेंबर बेंच अगर सुन भी ले तो 17 मेंबर बेंच का फैसला कैसे सेटिसाइड करेगा? यानी ये हमारा मुरवजा कानून है, ये तो इतना आसान काम नहीं है। ये 7 मेंबर ने सुनना ही नहीं, बड़ी खबर मेरे से ले ले। और मैं बता दूं, अगर मेरिट पे सुना ना, तो ये 26वीं तरमीम ख़त्म होगी। जो तस्वीर के पीछे दूसरा रुख है वो कानून साजिया थी, वो हो गई है, वो कायम रह रही है। मेरी बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त देने के अलंबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज एक ऐसा एक्ट पास कर रही है जो अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर काले मलने के मुतरादिफ है। देखिए, मौलाना की बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, और ये जो कानून है इसे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें जो हैं वो कवानीन को मिसयूज़ बहुत करती हैं। अब ये बताइए, वो हमारी जो ईमान मज़ारी हैं अपने शौहर के साथ जा रही थी, पुलिस नाके पे झगड़ा हुआ, दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी गई। तो अगर इस तरह का, वगरना इससे कतई नज़र आप दहशतगर्दी नहीं हो रही मुल्क में, लोग दिन रात जो हैं वो उनका खून नहीं बह रहा, हमारी फोर्सेस जो हैं उनके जवान शहीद नहीं हो रहे, हमारे आम शहरी, हमारे बच्चे, हमारी तालबात, हमारे नमाजी, हमारे आम शहरी, उनको मारा नहीं जा रहा, पुलिस के लोग उनको मारा नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत में कितने लोगों को सज़ाएं मिली हैं, कितने लोगों के मुकदमात हमारी अदालतों ने फैसला किए हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना। ये जो अदालतें हैं या सिविल अदालतें हैं, ये इन्होंने क्यों नहीं ये काम किया? अब बरतानिया में आप देख लीजिए, वो उन्होंने रात को अदालतें लगा के फैसला किया। तो इसका मतलब ये नहीं है, जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप फैसले ही ना करें। आप जो मुजरम हैं और उनके साथ हुस्न सलूक करें, जो लोग अपने सारे आपके दस्तूरी निज़ाम को तह बाला कर रहे हैं, उनको आप उनके साथ खड़े हो। अच्छा सर, ये अक्सर लोग बाहर भी बात करते हैं, चौक चौराहों में भी, हर जगह, कि ये वकला बहाली तहरीक चल गई थी यहाँ और चिंगारी जो है वो कैनवस पे फैल गई और बात हाथ से निकल गई और फिर रिस्टोर हुए जैसा और मुज़ाहमत का इस्तारा बन गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी वजह क्या देखते हैं? अब ये कि जज तो आज़ाद हो गए, अदलिया आज़ाद नहीं हुई और जजों ने दीना हराम कर दिया। यहाँ जो जज थे वो डैम बना रहे थे, जज थे लोगों की बेइज्जती कर रहे थे,
अस्पतालों में जाके डॉक्टरों को उनका तबादला कर रहे थे। जज जो थे क्या कुछ कर रहे थे, जो अपना काम नहीं कर रहे थे दूसरों का काम कर रहे थे। होना तो चाहिए था ना कि इंसाफ जो है लोगों को फराहम होता और कानून जो है उसमें उसको नाफिज किया जाता और लोगों के मुकदमात फैसला होते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता तहरीक इंसाफ नहीं रोक सकी, ना अपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में सामने आई, और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि एक कंटेनर सजेगा, उस कंटेनर में उसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे, उसका हिस्सा जमात इस्लामी होगी, GDA सिंध से मिलेगा, और मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च का इंदिया देते हुए इस हुकूमत को तहे तेक कर देंगे या पार्लिमान को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ये सारी बातें ख्वाब साबित हुई। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।